नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। एपीएन की खास मुहिम जान से खिलवाड़ में आपका स्वागत है। इस कड़ी में एपीएन बिल्डर और भ्रष्ट अधिकारियों के आपराधिक गठजोड़ का खुलासा कर रहा है। इस मुहिम के तहत हम यूपी के हर जिले से खोजी रिपोर्ट लाते हैं और निर्माण के गड़बड़ झाले को बेपर्दा करते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित लेवाना सूट्स होटल में हुए अग्निकांड के बाद कार्रवाई की सरगर्मियां बढ़ गईं। आज हम प्रयागराज में निर्माण गड़बड़झाले पर नजर डालेंगे। यहां पर भी प्रयागराज विकास प्राधिकरण कटघरे में खड़ा दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण मामले में स्वतः संज्ञान लिया। फिर योगी सरकार की जांच के बाद गोरख धंधे की परतें खुलती चली गईं। प्रयागराज शहर में 250 से ज्यादा होटल मौजूदा समय में संचालित किए जा रहे हैं। इनमें महज 50 का नक्शा पास है। बिना नक्शा पास कराए किसी तरह का भवन निर्माण रोकने के लिए पीडीए की ओर से क्षेत्रीय अधिकारी तैनात हैं। फिर भी बहुमंजिला होटल बनकर तैयार हो गया। आवासीय जमीन पर होटल बनाने के लिए 1000 वर्ग मीटर जमीन और 18 मीटर चौड़ी सड़क होना जरूरी है, लेकिन पीडीए के अधिकारियों की मिलीभगत से सकरी गलियों में कई होटलों का संचालन जारी है। विकास प्राधिकरण की अपनी खुद की बिल्डिंग और उसके दफ्तर का नक्शा है ही नहीं। विकास प्राधिकरण की बिल्डिंग का ही नक्शा ना होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर से सरकारी अमले को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने यहां के कमिश्नर को 6 सितंबर को फिर से व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में तलब किया। उसमें क्या अपडेट है? प्रयागराज में अतीक अहमद की कुर्क की गई जमीन पर कुछ लोगों ने आधा दर्जन मकानों का निर्माण करा डाला। यही नहीं, लोगों ने इन मकानों को बेच भी डाला। अब सवाल यह उठ रहा है कि कुर्क की गई जमीन पर मकान निर्माण की अनुमति किसने दी? प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नक्शा पास कैसे कर दिया? वहीं औचक जांच से पता चला कि प्रयागराज में 60% से ज्यादा होटलों में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम ही नहीं है। यह पहली बार नहीं है कि ऐसे गोरख धंधे हुए हैं। साल दर साल ऐसे निर्माण घोटाले होते रहे हैं। चाहे वो सपा सरकार हो या योगी सरकार हो, काले धंधे का खेल चलता रहा। ऐसे में सवाल है कि क्यों ना अवैध निर्माण पर लगाम लगाई जाए या लग पाई है, ये समझने की कोशिश करें। क्यों नहीं इमारतों से जुड़े सुरक्षा इंतजाम दुरुस्त किए गए? क्यों नहीं भ्रष्ट अधिकारी, बिल्डर और राजनेता के आपराधिक गठजोड़ को तोड़ने की कोशिश की गई या तोड़ा गया? जनता की जान क्या इतनी सस्ती है? और जनता की जान से खिलवाड़ कौन कर रहा है? आज एपीएन की खास मुहिम जान से खिलवाड़ में हम गहराई से इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के लेवाना होटल में हुए अग्निकांड की घटना के बाद प्रयागराज में भी अवैध निर्माण पर जांच की आंच बढ़ी है। जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। प्रयागराज शहर में 250 से अधिक होटल में से महज 50 का नक्शा पास है। नक्शे की जांच के लिए क्षेत्रीय अधिकारी तैनात हैं, फिर भी बहुमंजिला होटल बन रहे हैं। बिना एनओसी और नक्शा पास कराए संचालित होटलों में सुरक्षा के मानकों की अनदेखी हो रही है। आरटीआई से मिली जानकारी में खुलासा हुआ है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण की अपनी बिल्डिंग का ही नक्शा पास नहीं है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की अपनी बिल्डिंग ही अवैध है। अतीक अहमद की कुर्क जमीन पर आधा दर्जन मकानों का अवैध निर्माण। कुछ ऐसा है प्रयागराज प्राधिकरण में चल रही धांधली का आलम। वहीं प्रयागराज में 4 दिनों से अग्निशमन विभाग ने दूसरे सरकारी महकमों के साथ मिलकर होटलों में चेकिंग अभियान चलाया है। सीएफओ के नेतृत्व में प्रयागराज में तकरीबन 1 दर्जन होटल को आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने पर नोटिस जारी किया गया। प्रयागराज में 4 दिनों के अभियान में अब तक 60 से ज्यादा होटलों और गेस्ट हाउसों को नोटिस भेजा जा चुका है। प्रयागराज में अब तक तकरीबन 100 होटलों में चेकिंग की गई है। इनमें से 60 होटलों में हालात बहुत ही खराब पाए गए हैं। साफ है कि प्रयागराज में 60% से ज्यादा होटलों में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। आदेश के क्रम में, वो वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के क्रम में होटलों की लगातार जांच की जा रही है। अब तक 40 होटलों की जांच की जा चुकी है। सब में फायर का सिस्टम चेक किया जा रहा है। उस क्रम में हम लोग जो है लीजेंड होटल सिविल लाइंस में आके चेक कर रहे हैं, इनके फायर सिस्टम को चेक कर रहे हैं और उनको प्रशिक्षण भी दे रहे हैं इन लोगों को अग्निशमन उपकरण चलाने का, जैसे किसी घटना होने पर तत्काल कार्रवाई कर सकें।
जाहिर है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण में सब कुछ ठीक नहीं है और बिल्डर भ्रष्ट अधिकारियों के आपराधिक गठजोड़ से जनता की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस चर्चा में हमारे साथ पूरा पैनल है जिससे हम पूरा डिस्कशन करेंगे, समझेंगे कि आखिर चूक कहाँ हो रही है। क्योंकि योगी सरकार लगातार इन कोशिशों में है कि अगर दाल में कुछ काला है तो सामने निकल कर आए। हमारे साथ वैभव अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आलोक सिंह हमारे सहयोगी संवाददाता जिन्होंने इस पूरी खबर को कवर किया है, वो अनुपम मिश्रा जो कि सिविल इंजीनियर भी हैं और पीडीए अवैध निर्माण समिति के सदस्य हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और प्रतीक राय से हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले हम जरा अपने सहयोगी जिन्होंने इस पूरी खबर को कवर किया है, आलोक सिंह के पास चलते हैं। आलोक, पूरी खबर को पहले समझना चाहेंगे और अभी जो आपने सर्वे किया, जहां जहां आप गए, क्या क्या खामियां आपको देखने को मिली, और जब आपने अधिकारियों से और लोगों से बात की तो क्या निकल कर सामने आया, कहां चूक हो रही है? देखिए, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण जो अब प्रयागराज विकास प्राधिकरण हो चुका है, इसकी जिम्मेदारी होती है कि ये वैध निर्माण कराए और अवैध निर्माण नहीं होने दे। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि इलाहाबाद में लगभग 10 लाख ऐसे मकान हैं जो अवैध हैं, जो बिना नक्शा के पास कर दिए गए हैं। जो हमको जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रयागराज विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की मिली भगत से ये पूरा का पूरा खेल होता है। ये जो कर्मचारी होते हैं पहले ये अवैध निर्माण कराते हैं, उसके बदले की मोटी धनराशि वसूल करते हैं और जब मकान बनकर तैयार हो जाता है उसके बाद ये एक नोटिस भेज देते हैं कि आपका नक्शा पास नहीं है और आपके मकान को ध्वस्त किया जाएगा और इसके बाद फिर भ्रष्टाचार शुरू होता है। सबसे बड़ी बात, सबसे हैरत कर देने वाली बात यह है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण का दफ्तर जिस इंदिरा भवन के अंदर है उस इंदिरा भवन का नक्शा नहीं पास है। पूरे मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है और मंडलायुक्त प्रयागराज अभी तक जो इंदिरा भवन का जो नक्शा है जिसके अंदर पीडीए का दफ्तर है उसका नक्शा अभी तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कर चुके हैं। सबसे हैरत की बात यह है कि पूर्व सांसद अतीक अहमद की जिन जमीनों को कुर्क किया गया है, गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया गया है, उसको भी बेच दिया गया है बिल्डरों के द्वारा, उसकी भी प्लॉटिंग कर दी गई है, उस पे बने मकानों को भी बेच दिया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिलाधिकारी के आदेश पर जिन संपत्तियों को जब्त किया गया, जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया, आखिर उस पर कैसे मकान तैयार हो गए, कैसे उनकी प्लॉटिंग हो गई, तो पूरा का पूरा गड़बड़ झाला है। अगर बात शुरुआत से की जाए तो अवैध निर्माणों को सबसे ज्यादा बढ़ावा पीडीए के ही कर्मचारी देते हैं। आलोक, अधिकारियों से बात की आपने इस सिलसिले में कि ये चीजें अगर हो गई हैं, जब्त जमीन को बेच दिया गया, इस तरह से अवैध मकान बन गए या कॉमर्शियल होटल बना दिए गए, तो अधिकारियों का क्या कहना है इस पे, साफ सफाई में, लीपापोती में? देखिए, अधिकारियों को 2 शब्द आते हैं, जांच की जा रही है, जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। ये सबसे आसान तरीका होता है। ये लिखित में ये चीजें देते हैं और मौखिक में दोनों चीजें कहते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि इस चीज का फॉलोअप होगा नहीं और कुछ दिन बाद ये सारी प्रक्रिया, सारी जांच ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी और फिर एक बार वो नया खेल शुरू होगा, अवैध निर्माण होगा। आपको सबसे बड़ी जानकारी ये देना चाहता हूँ कि प्रयागराज में 250 के करीब होटल हैं जिसमें सिर्फ 50 के नक्शे पास हैं, 50 को एनओसी मिली हुई है, बाकी बिना फायर ब्रिगेड के एनओसी के, बिना अधिकारियों के नक्शे पास के ये होटल चल रहे हैं। लखनऊ में हुए हादसे के बाद जरूर जिला प्रशासन, विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग सक्रिय हुआ है और इसके बाद ये लोग लगातार जांच कर रहे हैं और अब धीरे धीरे ये चिन्हित किया जा रहा है कि किन बिल्डिंगों के नक्शे पास नहीं है, किन बिल्डिंगों पर कार्रवाई की जा सकती है। तो एक जरूर ये है कि लखनऊ की घटना के बाद जरूर प्रशासन ने एक जागरूकता दिखाई है, प्रशासन थोड़ा अलर्ट मोड पे हुआ है, लेकिन ये कितने दिन तक अलर्ट मोड पे रहता है, कितने दिन तक कार्रवाई चलती है, ये निश्चित तौर पे बड़ा सवाल खड़ा करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर प्रयागराज में इतनी भारी संख्या में अवैध निर्माण कैसे बन गए, सबसे बड़ी चीज ये है और किसकी इसमें मिली भगत रही है और जिम्मेदार इसके लिए कौन है। जब्त जमीन जो कि अतीक अहमद, जिसको माफिया कहा जाता है, उस पर तमाम आरोप लगे, उसकी जमीन पर भी अगर प्लॉटिंग हो जाए, घर खड़े हो जाएं और कोई ये कहे कि साहब जांच चल रही है, हम करेंगे, तो सवाल तो खड़े होना लाजमी है। दाल में कुछ काला जरूर है, लेकिन कहाँ काला है इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, वैभव अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनुपम मिश्रा सिविल इंजीनियर हैं, पीडीए अवैध निर्माण समिति के सदस्य हैं आप, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और प्रतीक राय
अधिवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनसे सब समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले अनुपम जी आपके पास आना चाहेंगे। 250 से ज़्यादा होटल, सिर्फ 150 या 50 का नक्शा पास है, और अगर ये कहा जाए कि साहब हमको नहीं पता, तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। आप म्यूट पर हैं, शायद अपना म्यूट हटा लीजिए। जी मैं म्यूट पे नहीं हूँ, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ गई, बताइए। मैं कहा कि देखें, इलाहाबाद में जो जमीन है वो जी। बहुत कॉस्टली है। हम्म, तीन तरफ पानी से घिरा हुआ शहर है, चौथी तरफ सेंट्रल एयर कमांड है। जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है वो रुक चुका है। जी अब जाहिर सी बात है, इतना जमीन कम है और बहुत ढेर सारा पॉलिटिकल क्लास यहाँ से आता है, बहुत अनाप शनाप पैसा है। आपको उनका जान दबाव के रहता हैरत होगा। आपको जान के हैरत होगी रविंद्र जी की इलाहाबाद में जो रेसिडेंशियल कॉलोनी की जो जमीन की जो कीमत है, नोएडा से कहीं ज्यादा है, कहीं कहीं से 2 गुने और 2.5 गुनी। ठीक है। नोएडा से कहीं ज्यादा है। हम्म, उत्तर प्रदेश में इतनी कीमती जमीन और कहीं नहीं है जितनी की इलाहाबाद में, प्रयागराज में, सिविल लाइन्स एरिया में है। ठीक। वही बात ये कि होटल्स की और मल्टी स्टोरीज की, तो देखिए ये बात गलत है कि जितने बड़े होटल्स हैं, मैं समझता हूँ तकरीबन सभी का नक्शा पास है और सभी को फायर एनओसी मिली हुई है। लेकिन कुकुर मुत्ते की तरह बहुत छोटे छोटे होटल्स, नर्सिंग होम्स और स्कूल, ये आप देखें हर स्कूल, हर गली में और हर कोने में निकल आए। ये उन्हीं का जिक्र हो रहा है जिनका न नक्शे पास है, ना इनको कोई फायर एनओसी है, ना इसमें कोई भी। सवाल तो ये है ना इंजीनियर साहब कि अगर चीज़ें खड़ी हो जाती हैं, निर्माण हो जाता है, वहाँ के लोग क्या सोते रहते हैं? क्योंकि जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई कि अगर कोई अवैध निर्माण होता है, उनका नक्शा भी पास होना होता है, वहाँ पर वाटर लाइन भी खींचनी होती है, वहाँ पर मीटर्स भी लगने होते हैं, वहाँ पर एनओसी भी लेनी होती है, पीडीए में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, पता ही नहीं लगता। पीडीए में 10,000 से ज्यादा डेमोलिशन ऑर्डर पास होके रखे हुए, 10,000 से ज्यादा डेमोलिशन ऑर्डर फाइलों में पास होके रखते हैं। ठीक और है। जिसके लिए जवाब ये दिया जाता है कि प्रशासन की मदद नहीं मिली, पुलिस का सपोर्ट नहीं मिला, वरना ये डिमोलिशन हो गए होते। ये डेफिनेटली आज से नहीं, पिछले 25, 30 साल, 40 साल से प्राधिकरण का, बिल्डर्स का एक नेक्सस चला रहा है, जहाँ पे बिल्डर खुद ही अपनी बिल्डिंग का डेमोलिशन ऑर्डर पास करा लेते हैं। इसके बाद प्राधिकरण भी उसके बारे में भूल जाता है और बिल्डर भी भूल जाता है। इसमें आप देखें, एक आध बार तो ये जो ऑर्डर पास करने की बात की, ऑर्डर दिए हुए हैं डेमोलिशन के लिए, तो क्या मानते हैं कार्रवाई नहीं करने में कौन पीछे रहता है? किसके ऊपर आप उंगली उठाना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए सब इसमें लिखते हैं। आप इससे समझिए ना कि इसमें प्राधिकरण डेमोलिशन ऑर्डर पास करके इससे रख लेता है कि भविष्य में कभी अगर जांच हुई तो कहने को होगा कि साहब हमने तो डेमोलिशन ऑर्डर पास करके रखा था, जिला प्रशासन ने, वो पुलिस ने हमको प्रॉपर सपोर्ट नहीं दिया, इसलिए हम डेमोलिशन नहीं कर पाए। ठीक है। हकीकत ये कि इसमें प्राधिकरण और बिल्डर दोनों ही लिखते। ठीक। प्रतीक राय जी, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या यहाँ पर पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही कि हमने तो साहब जांच के लिए निर्देश दे दिए गए हैं? ऐसा संभव है कि निर्देश दिए जाएं और जांच ना हो? देखिए रविंद्र जी, ऐसा बहुत बार देखने में आता है। हम लोग कोर्ट में ऐसे बहुत सारे केसेस देखते हैं कि निर्देश दिए गए हैं लेकिन उनका अनुपालन नहीं हुआ। पर मेरे हिसाब से वो दुर्घटना घटी है जो इस समय हाईलाइट में है, और जो मुद्दा हमारे सामने है उसके रूट में कारण कुछ और है। असल में ये बिल्डिंग सेफ्टी से रिलेटेड, फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो कानून बने हुए हैं उनमें खिचड़ी पकी हुई है, जिसकी वजह से बिल्डर्स यहाँ सिर्फ फायर सेफ्टी की बात नहीं कर रहे हैं ना प्रदीप जी, यहाँ तो बात कर रहे हैं कि जो निर्माण अवैध रूप से हो जाते हैं और भारी संख्या में कॉलोनियां तक कट जाती हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियां बन जाती हैं, और ये कह दिया जाता है कि साहब हमने आदेश दे रखे हैं लेकिन जांच ही नहीं हो रही, एक दूसरे के ऊपर गेंद उछालते रहते हैं। तो उसको लेकर समझना। देखिए, ये तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोल्यूशन है, कहीं ना कहीं मिली भगत है। इसी वजह से आदेश दे रहे हैं लेकिन उसके बाद भी उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए किसी ना किसी को तो अकाउंटेबल होल्ड करना पड़ेगा। यदि कोई वरिष्ठ अधिकारी आदेश दे रहा है और उसका कनिष्ठ अधिकारी उस आदेश का अनुपालन नहीं कर रहा है, तो अंततोगत्वा ये जिम्मेदारी तो उस वरिष्ठ अधिकारी की ही है कि उस आदेश का पालन करवाए। ठीक। तो इसका ठीकरा किसी और के सर पे तो फोड़ा नहीं जा सकता। ठीक। भुवन जी, सरकारें आती हैं चली जाती हैं,
पारदर्शिता कहने को अपनाई जाती है, लेकिन जाने के बाद पता लगता है कि छोड़ के क्या क्या गए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रयास पूरी तरह से किए जाने हैं और लेवाना होटल में जिस तरह से आग लगी उसके बाद जो चीज़ें सामने आई पटल पर, तो बहुत कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। क्या वजह है? सरकारें क्यों चुप्पी साध लेती हैं? क्यों काम नहीं होते हैं और जनता पिसती रहती है? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ रविंदर जी, इसका एकमात्र कारण का अगर हम लोग उल्लेख कर पाएंगे तो निश्चित तौर पे सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन साथ साथ जो अधिकारी है वो वहीं पर रहता है। और ये अधिकारी अपनी जगह पे, एक ही जगह पे रहने से निरंकुश इतने हो जाते हैं, जवाबदेही इतनी कम हो जाती है जनता के प्रति, ये अपने आप को वहाँ का एक तरह से राजा की तरह ट्रीटमेंट करते हैं। और निश्चित तौर पे जब सरकारें आती है तो ऐसा नहीं कि कोई भी सरकार हो, हमारी सरकार हो, इसकी सरकार हो, कि सरकारें नहीं कहती है, सरकारें कहती है कि आप इस तरह का जो कानून है उसको इम्प्लीमेंट करिए, लेकिन निश्चित तौर पहली बार तो किसी सरकार की मंशा नजर आ रही कि वो काम करना चाहती है और वो चाहती है कि चीजों में पारदर्शिता हो। तो योगी सरकार तो करी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ये सरकार हमारी सरकार भी नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार रही। अखिलेश यादव जी का निश्चित तौर पे एक ही ध्यान था कि विकास उत्तर प्रदेश का किस तरह हो। उनको अगर किसी चीज के लिए याद किया जाता है तो उत्तर प्रदेश के विकास के मॉडल को लागू करने के लिए किया जाता है। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर हम देखेंगे अधिकारियों की जो हठधर्मिता है वो निश्चित तौर पे है, और एक जगह पे परमानेंट रहने से ये निरंकुश हो जाते हैं। और ये समझ लेते हैं कि वो डिपार्टमेंट वैभव जी, वो क्यों। ठीक है वैभव जी, ये कहा जाए कि हमारी सरकार में कुछ नहीं हुआ, अगली सरकार आए वो भी आंख बंद करके बैठी रहे। बड़ी बड़ी घटनाएं जब सामने आती हैं, जब लोगों की जान चली जाती, तब बहुत तेजी दिखाई जाती है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अनुपम जी ने कहीं ना कहीं ये इशारा जरूर किया कि एक हमाम में सब एक जैसे हैं। हमने डेमोलिशन के आदेश दे रखे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये तो सरकारों की मंशा पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए रविंद्र सिंह जी, आपको ये देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि जहाँ पे आप सवाल उठा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक उठा रहे हैं कि देखने पे ऐसा लगता है कि सरकारों की मंशा पे सवाल या निशान उठते हैं, लेकिन हर चीज में राजनीति नहीं होती। सरकार में राजनीति अपनी जगह है और सरकार में एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह है। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट मैटर है। वो अगर अनुपम जी अगर ये कह रहे हैं कि 10,000 ऑर्डर दिए हुए हैं तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनमें से 9,000 या कुछ 9,990 या 999 ऑर्डर हो सकता है इसलिए इम्प्लीमेंट ना हुए हो। मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन अगर एक बार मान लेते हैं वो इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं है क्योंकि उसके अंदर विकास प्राधिकरण या शहरी विकास मंत्री आके खुद नहीं बैठेगा कि भैया इन ऑर्डर्स को आगे करो। ये इंटर डिपार्टमेंटल एजेंसी का एक कोऑर्डिनेशन एफर्ट होता है जिसके अंदर वो ऑर्डर, सरकारी ऑर्डर है, सरकार एक है, ऑर्डर हो गया। इंटर डिपार्टमेंटल एजेंसी की वर्किंग बहुत सालों से बिगड़ी हुई है। लेकिन यहाँ असहाय क्यों हो जाते हैं लीडर्स या मिनिस्टर के जो विभाग सौंपा जाता है उसको लेकर असहाय क्यों हो जाते हैं? क्यों हाथ खोल देते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे? नहीं, किसी ने नहीं बोला, मैंने तो नहीं बोला। मैं आपके साथ इसी मुद्दे पे आया हूँ तो मैंने तो नहीं बोला कि आप नहीं कर पा रहे, लेकिन अपन पिछली बार आप मेरे को कटघरे पे खड़ा कर रहे थे। मैं कह रहा था कि जांच चल रही है, इंटर डिपार्टमेंटल एजेंसी जब जांच करती है तो उनका एक प्रक्रिया है, वो जांच हो रही है। और क्या है ना कि बहुत टाइम से उत्तर प्रदेश में अफसर जो है, जैसे कि अभी भुवन जी ने भी बोला, अफसर जो है वो सरकार के मातहत, जो सरकार अफसर के मोहताज करते हैं। लेकिन क्या है, सिस्टम बदलने में समय लगता है। सपा कार्य करने का तरीका एक अलग था उनके। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि उनका कार्यकाल बिल्कुल ही टंटन गोपाल था और डमक बजते थे, मैं ये नहीं कह रहा। कार्य वो भी करते थे, उनके हाथ मजबूरी थी कि ब्यूरोक्रेट को रोकना है और उसके हाथ से इम्प्लीमेंट करना है। हमारे सरकार में काम कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि हमारी सरकार में काम नहीं हो रहे। हाँ, आपको दिखता है, सबका अपना अपना नजरिया है। सरकार नहीं, काम की बात नहीं है। हर सरकार कहती है वैभव जी कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि काम किस क्षेत्र में कर रहे हैं और किसके लिए किया जा रहा है। बड़े बड़े काम जो दिखाई देते हैं वो तो कह दिए जाते हैं, लेकिन जो जनता की मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो अगर उन तक नहीं पहुंच पाती हैं, पहुंचती हैं तो इलीगल तरीके से पहुंचती हैं, तो जनता क्या करेगी? हर आदमी अगर फाइल लेकर भी कोई फाइल बढ़नी तो वो लटकी रहती है। कह रहे हैं कि एक हम्माम में सब एक जैसे, यानी सबका कमीशन कहीं ना कहीं बंधा हुआ है। हो सकता है आप जो कहते हैं उसमें बात करता है, लेकिन आपका गौर मैं चाहूंगा इस बात पे, अपने पैनल का गौर चाहूंगा इस बात पे कि ये पिछले 5 सालों में जो सरकार रही है या 6 सालों में ये अतिक्रमण की बात है, ये पिछले 5 साल 6 साल में नहीं हुआ। एक सिस्टम है, सिस्टम को बदलने के लिए जो एडहॉक तरीके से सिस्टम पे अटैक करना होता है वो गलत होता है। एडमिनिस्ट्रेशन
तो सरकार को क्या करना पड़ता है, क्रियान्वित रूप से एक पॉलिसी के तहत पूरे सिस्टम में बदलाव लाना पड़ता है। अब हमने एक एक करके शहर में बदलाव लाया, लखनऊ में बदलाव आया, कानपुर में डेमोलिशन हुई उसमें बदलाव आया, वाराणसी में बदलाव आया, प्रयागराज में बदलाव आ रहा है, हरिद्वार में बदलाव आ रहा है। यहाँ पर अवैध निर्माण नहीं हो रहे हैं। बड़े बड़े धुरंधर निपटते सहारनपुर में, जिनको अभी एक एग्जाम्पल दिया मैंने, अभी एक एग्जाम्पल दिया, बीजेपी के कार्यकाल में ही दिया कि जब्त की गई है अतीक अहमद की जमीन और वहां पर प्लॉटिंग हो गई, उसको बेचा जा रहा है। बहुत गलत बात है। अरे बहुत गलत बात है, आप सही कह रहे हैं। तो ये आपकी सरकार को पता ही नहीं है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि बड़े बड़े शहरों की बातें घटती रहती हैं और उनको कंटिन्यूस रूप से सरकार जब सुनती है कान लगा के, और भाजपा सरकार सुन रही है, तो उसको फीडबैक लेके उसके ऊपर एक पॉलिसी बना के फटाफट से उसके ऊपर एक्शन करती है। ये नहीं है कि आज आपने कंप्लेंट किया, सरकार को कंप्लेंट किया, आप अफसर को कंप्लेंट नहीं कर रहे, आप सरकार को कंप्लेंट कर रहे हैं। तो सरकार को जब आप कंप्लेंट करते हैं तो सरकार एक फ्रेमवर्क के तहत एक खाका बना के करती है। कुछ सरकारें उस खाके को इम्प्लीमेंट करने में कुछ चूक होती है, तो कुछ सरकारें पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती, और कुछ सरकारें चूक ना होते हुए, जैसे हमें सेकंड टर्म मिला, फर्स्ट टर्म की जो हमने पॉलिसीज बनाई है उनको सेकंड टर्म में इम्प्लीमेंट हो रहा है। चलिए, नजर तो सबकी बनी रहेगी वैभव जी, क्योंकि जनता को खामियाजा भुगतना पड़ता है, उनको अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती है। उम्मीद तो यही की जा रही है कि सारी चीजें होनी चाहिए, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जान से खिलवाड़ जब जनता की होता है, उसके बाद घटनाक्रम घट जाता है, तब बड़ी तेजी दिखाई जाती है। उसके बाद फिर कान बंद करके, आंख बंद करके, मुंह बंद करके सो जाते हैं ठंडे बस्ते में, और कंप्लेन का दौर चलता रहता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। आखिर कब तक? अब तो जागो। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।